दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। ठीक है सर। हाँ, तो आज अपन देखते हैं 7 जोड़ी विपर्य जो लक्षण मटर के पादप में कौन कौन से थे और जो मेंडल ने मटर के पादप का चयन करने के पीछे क्या कारण क्या था। तो देखो, सबसे पहले जो लक्षण है उनमें सबसे पहली बात आती है पादप की ऊंचाई। तो पादप के अंदर दोनों गुण थे, यानी कि लंबा पौधा भी तो था और बोना भी था, लंबापन भी था और बोनापन भी था। और प्रथम जो लक्षण होते हैं उसको बोलते हैं प्रभावी, और उसके बाद वाले जो लक्षण होते हैं उसको बोलते हैं अप्रभावी। आपने को पूछे हुए प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में यानी कि पहली पीढ़ी में अपने आप को साबित कर पाते हैं उनको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। और वे लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपने आप को साबित नहीं कर पाते या आगे नहीं आते उनको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो जो पहला लक्षण है लंबापन, वो है इसका प्रभावी लक्षण, तो इसको अपन कैपिटल T से दर्शाएंगे। और बाकी जो बाद वाले जो लक्षण होते हैं अप्रभावी लक्षण होते हैं उनको हमेशा स्मॉल से दर्शाना है। इनको दर्शाएंगे स्मॉल से और इनको दर्शाएंगे कैपिटल से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रभावी लक्षण को जब आप दर्शा रहे हो तो आपको कैपिटल से दर्शाना है, और जो अप्रभावी लक्षण है उसके लिए अपने को स्मॉल का प्रयोग करना है। दूसरा आता है पुष्प की स्थिति, तो कक्षीय इसको ए से दर्शाएंगे और अग्रस्त है तो इसको टी से अपन दर्शाते हैं। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति, तो फूली हुई या इसको अपन आई से दर्शाते हैं, और या फिर जो इसका अप्रभावी लक्षण वो होगा संकीर्णित। उसके बाद चौथा है जो है गुण है वो है अपरिपक्व फली का रंग। तो अपरिपक्व जो फली होती है उसका रंग होता है हरा, और इसको अपन जी से दर्शाते हैं। और दूसरा जो रंग है वो है पीला, जो पादप का अप्रभावी लक्षण है। पांचवा है पुष्प का रंग, फूल है उसका रंग कैसा है, तो एक तो था उसका बैंगनी और दूसरा था सफेद। बैंगनी और सफेद, बैंगनी रंग वो प्रभावी है और सफेद है वो अप्रभावी है। उसके बाद अगला है बीज की आकृति। बीज की आकृति, तो बीज की आकृति गोलाकार, प्रभावी लक्षण तो है गोलाकार जिसको हम आर से दर्शाते हैं, और दूसरा झुर्रीदार उसको हम दर्शाएंगे स्मॉल आर से। उसके बाद सातवां जो गुण है वो बीज का रंग, सातवां जो गुण है वो बीज का रंग, और उसको दर्शाते हैं अपन वाई से, कैपिटल वाई से दर्शाएंगे। और दूसरा है हरा, तो उसको अपन दर्शाते हैं जी से। हाँ जी, मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने जो मटर पादप के संकरण से जुड़े हुए 3 जो नियम, पहला नियम है पृथक्करण का नियम। पहला जो नियम दिया उसका नाम था पृथक्करण का नियम। दूसरा जो नियम था वो है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है प्रभाविता का नियम। और तीसरा जो नियम है उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया और इन्हें बोलते हैं मेंडलवाद। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मेंडलवाद क्या है, तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए जो 3 नियम थे उन 3 नियमों को क्या कहा गया, मेंडलवाद। उसके बाद 35 वर्ष तक जो मेंडल द्वारा दिए गए जो नियम थे वो ही उपेक्षित रहे। उसके बाद 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मन के कार्ल लोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन जो शेरमेक, 3 थे, उन्होंने उनके ऊपर दोबारा से रिसर्च की, खोज की। हाँ, 35 साल तक ये उपेक्षित रहे। हाँ जी, अब अपना आगे देखते हैं आनुवांशिक शब्दावली। तो यहाँ से कुछ परिभाषाएं हैं वो अक्सर पूछी जाती है। तो सबसे पहला है जीन। जीन किसे कहते हैं, तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक होता है उसको जीन कहा जाता है। भाई कोई एक लक्षण है, चाहे लंबेपन का है चाहे बोनेपन का है, उसको नियंत्रित जो कार्य करता है उसको अपन कहते हैं जीन। और मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द को कहां में लिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको कारक शब्द ही कहां में लिया था, लेकिन जॉनसन ने इसे जी नाम दिया। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है युग्म विकल्पी। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपरीत स्वरूप, जीन के 2 विपरीत जो स्वरूप होते हैं, जैसे अपन ने पहले जो लक्षण देखे थे प्रभावी और अप्रभावी, तो उनके जो स्वरूप होते हैं उसको कहा जाता है युग्म विकल्पी। जैसे लंबाई के लिए अपने पास 2 होते हैं, एक तो लंबा और मोने के लिए स्मॉल टी अपन काम में लेते हैं, लंबे के लिए कैपिटल टी और मोने के लिए स्मॉल टी काम में लेते हैं, तो इन 2 को अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी। उसके बाद अगला है समयुग्मजी। तो इसकी परिभाषा सेम हो जाएगी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपरीयसी, दोनों यदि समान है, 2 विपरीयसी लक्षण यदि समान है तो अपन उसको बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे लंबाई के लिए अपना तो कैपिटल टी आ जाएगा और
बोने के लिए आ जाएगा स्मॉल टी। दोनों समान है तो उसको अपन बोलते हैं समयुग्मजी। और दूसरा हो जाएगा विषमयुग्मजी। तो लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो युग्म विकल्प होते हैं वो यदि असमान है, वो दोनों क्या है, असमान है, जैसे एक तो लंबे के लिए टी है और बोने के लिए स्मॉल टी है, तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजी। यानी कि दोनों क्या हो, असमान हो, तो उसको अपन कहेंगे विषम युग्मजी। उसके बाद अगला है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, यानी कि वो बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, बाहर से देखने में जैसे दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं उसका अपन लक्षण प्रारूप। जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इसको अपन बोलते हैं विषम युग्मजी। और दोनों यदि लंबे दो टी है तो इसको बोलते हैं समयुग्मजी। इसको कहा जाता है समयुग्मजी। तो इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। भाई एक लंबा है और एक बोना है, ये इसके लिए अपन ये भी काम में ले सकते हैं, तो लंबा और बोना। दूसरा है जीन प्रारूप। अगली परिभाषा आती है जीन प्रारूप। तो किसी सजीव की आंतरिक संरचना, किसी सजीव की आंतरिक जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना, उसको कहा जाता है जीन प्रारूप। जैसे यहाँ पर दो टी है लेकिन इसके लिए लिखा गया शुद्ध लंबा, भाई दोनों शुद्ध लंबे को दर्शा रहे हैं, कैपिटल टी है दोनों, तो शुद्ध लंबे को दर्शाएंगे। और दूसरा हो जाएगा ये बताएगा शुद्ध बोना, शुद्ध बोना, तो इसको बोलते हैं जीन प्रारूप। ये हो गया बाह्य प्रतीति, यानी बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, और ये हो गई इसकी आंतरिक संरचना। उसके बाद अगला है लक्षण, दो प्रकार के होते हैं। लक्षण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। तो वे लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। पहली पीढ़ी में जो अपनी अभिव्यक्ति दे पाते हैं उन लक्षणों को अपन बोलते हैं प्रभावी लक्षण। और वे लक्षण जो अपनी अभिव्यक्ति F1PD में नहीं दे पाते, यानी पहली पीढ़ी में जो लक्षण सामने नहीं आते और आगे वाली पीढ़ी में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। हाँ जी। उसके बाद नंबर 2 पर देखते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन अपन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक संकर संकरण। दूसरी परिभाषा है जिसके अंदर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। और अगली है त्रिसंकर संकरण, तो जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। जैसे मान लो एक के अंदर अपने लंबेपन का लिया है, तो उसका अपन अध्ययन करें तो वो एक संकर संकरण। और यदि अपन ने लंबाई के साथ में बीच की आकृति है, मान लो आर ले लिया, और इसके अंदर अपने टी आर और वाई यानी बीच की जो रंग है वो ले लिया पीला, तो यदि पहले अपन एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हो गया एक संकर संकरण। और जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करा जाता है उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। और जिसके अंदर अपन तीन लक्षणों को एक साथ लेकर चलते हैं फिर उस पर अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है त्रिसंकर संकरण। उसके बाद एक है बहुसंकर संकरण, जिसके अंदर तीन से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, या 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बहुसंकर संकरण, यानी कि बहुत से लक्षणों की, तो उसको अपन बोलते हैं बहुसंकर संकरण। उसके बाद तीन प्रकार की पीढ़ियां, ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तीन प्रकार की पीढ़ी, सबसे पहले होती है जनक पीढ़ी। तो सबसे पहली होती है जनक पीढ़ी, यानी कि जिन दो पादपों में अपन प्रथम संकरण करवाते हैं, जिन दो पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं जनक पीढ़ी, उसको बोलते हैं जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी से अगली परिभाषा F1PD, तो जनक पीढ़ी से उत्पन्न प्रथम संतति को हम बोलते हैं F1PD। और उसके बाद F1PD से उत्पन्न जो संतति होती है उसको बोलते हैं F2PD। तो ये थी गुण से अपनी अनुवांशिक शब्दावली बेसिक।
जो अक्सर पूछ जाती है एग्जाम में। और नेक्स्ट कक्षा में अपन जो तीनों प्रकार के नियम है, मेंडल के जो नियम है उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।